लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन के साथ चल रहे होते हैं तो कुछ पॉइंट हाईलाइट हो रहे होते हैं लेकिन शायद हम उस पहलू को देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते। तो मेरी कोशिश होगी कि पैनलिस्ट से हम वो सवाल करें जो हमारे जहनों में चल रहे होते हैं एज अ पेरेंट, एज अ थेरेपिस्ट या राइटर के जो भी हमारे साथ कोलीग्स मौजूद हैं। तो आप सब समझें, आप सबकी तर्जुमानी करने के लिए इस वक्त एज अ वीडियो एडिटर मौजूद ही हूँ। अगर कोई सवाल होता है आप लोगों का तो आप लोग भी कर सकते हैं आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन, क्योंकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन जब हमारे पास हो जाती है, ठीक है, बच्चा हमारे पास थेरेपी के लिए आ जाता है तो बहुत सारे गैप्स हमें तब भी नजर आ रहे हैं एज अ थेरेपिस्ट। क्योंकि ऑटिज्म के अंदर जब हम बात करते हैं कि बिहेवियर, अब वो बिहेवियर किस वजह से आ रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट से उसको कोई ऐसी चीजें मिल रही हैं कि वो बिहेवियर उसका जो है वो या तो ट्रिगर हो रहा है या वो मेंटेन कर रहा है उस बिहेवियर को। तो एक तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट आता है। लेकिन एट टाइम्स जैसे आज डॉक्टर रमन ने कुछ चीज़ें कवर की कि कुछ चीज़ें एपिलेप्सी की वजह से हो रही होती हैं, वो एपिलेप्सी हमें नजर नहीं आ रही, और वो कौन से साइंस हों जिनको हम देखें और जिसे कहते हैं ये बताए जो एक झटके का, या जिसे कहते हैं ना बच्चे को जो है वो सीजर्स आए हैं, एक हमारे खास एक कुछ जहन में एक खाका बना हुआ है कि बच्चा जो है वो उसको झटका होगा या काया तोड़ होगी, बच्चा शायद गिर जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, तभी वो शायद एक फिट्स होंगे या सीजर्स होंगे या एपिलेप्सी होगी। तो इसका भी डॉक्टर रमन ने शेयर किया कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक आम उसमें एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये एक है नहीं। तो डॉक्टर रमन से मेरा जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि तब हमें ये चीज़ कौन से साइन को देखकर हम फिक्र होनी चाहिए और मेडिकल रेफरल करना चाहिए जब बच्चे के बिहेवियर्स कौन से आए, हम इसको टेक्निकली रूल आउट कैसे कर सकें कि अब ये बात देखिए मेडिसिन या थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन से रिलेटेड नहीं है, अब ये कोई जो चीज़ है वो न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ आ रही है। देखिए कोई भी जो भी डेविएशन है फ्रॉम द नॉर्मल ऑफ दैट स्पेसिफिक किड ऑन स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम पे अगर एक बच्चा है उसको थेरेपिस्ट और पेरेंट्स बहुत अच्छा जानते हैं, उनको कुछ उसकी जो चीज़ें हैं वो उसके पैटर्न्स हैं उससे वो बखूबी वाकिफ हैं। अब कुछ पैटर्न्स अगर उनसे हट के होते हैं, एब्रप्ट होते हैं, अचानक होते हैं, उनकी वजह नहीं समझ आती, तो उनको जरूर जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उन बिहेवियर्स को, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि फिट्स जो है और सीजर्स या फिट्स जो एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन है वो सिर्फ मोटर एक्टिविटी नहीं है। हमारे दिमाग का एक छोटा सा काम है चलना फिरना और मोटर एक्टिविटी, सोचना समझना, सेंस करना, देखना, बात करना, हायर इंटेलेक्ट, ये जितने भी काम है ये सारे दिमाग के। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोटर सीजर्स हों और फिट्स जो हैं वो सिर्फ मोटर हों। अगर मोटर भी होते हैं तो वो दो तरह से होते हैं, एलिमेंट्री मोटर जिसमें जनरलाइज टोनिक जो एक नॉर्मल फिट समझा जाता है कि हाथ पांव हिल रहे हैं और आंखें ऊपर हो रही हैं और मुंह से झाग आ रहा है। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स मोटर। कॉम्प्लेक्स मोटर में आपके ऑटोमेटिज्म्स आते हैं। ऑटोमेटिज्म्स क्या होती हैं कि हैंड रोलिंग, अब इसमें बहुत सारी ऑटोमेटिज्म्स होती है। डिजिटल ऑटोमेटिज्म में ये यूं हाथ मूव कर रहा है अचानक से, फिडलिंग कर रहा है अचानक से, बैठा यूं उसने ये यूं किया और उसके बाद ऑडिटरी ओरो एलिमेंट्री ऑटोमेटिज्म्स होती हैं जिसमें थोड़ा सा ट्विचिंग होती है, लिप स्मैकिंग होती है, बैठ के चूइंग मूवमेंट्स हैं, बच्चा बैठा बैठा चू कर रहा है, अब अवेयर है, आप उसको सब कुछ देख रहे हैं, नॉर्मल है, लेकिन वो चू कर रहा है, लिप स्मैक कर रहा है, इस तरह की। अब ये वाली चीजें पिक करना इन समवन जिसके ये नॉर्मल जो है बिहेवियर्स होते हैं उसमें एक ये चीज पिक करना इट रिक्वायर्स रियली अ लॉट ऑफ गुड ऑब्जर्वेशन। और जैसा कि हमने कहा कि दिस इज हाई बेस फॉर सस्पेशन होना चाहिए कि आपको लगे कि यार मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं करता। अब वो जो है हैंड फ्लैपिंग करता है, अब ये फिट नहीं है, ये हैंड फ्लैपिंग उसके लिए एक सेंसरी वो है, उसके लिए एक जो है रिलैक्सेशन है, हैंड फ्लैप कर रहा है, वो खुश हो रहा है। लेकिन पेरेंट्स को, थेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि ये मेरा बच्चा तो ये लिप स्मैकिंग तो नहीं करता, ये क्यों कर रहा है?
या कोई और अचानक से बिहेवियर आ जाता है जो उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, तो वेरी हाई ऑब्जर्वेशन एंड हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन इज नीडेड टू पिक दीज सीजर्स। एक और बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे पे, सब कुछ कर रहे हैं, थेरेपीज कर रहे हैं, सारी अच्छी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सब जो मिलना चाहिए, लेकिन बच्चा इम्प्रूव नहीं कर रहा। इसका मतलब देयर माइट बी समथिंग गोइंग रॉन्ग इन द ब्रेन, कि उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसको जो है प्रोसेस नहीं करने दे रही, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसको भी जो है उसको देखना चाहिए कि कहीं ये सीरियस हैं या नहीं। तो बहुत सारी सटैलिटीज है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो है हमको पिक करना बड़ा जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर रमन। रिग्रेशन की बात हुई तो एक टर्म यूज हो रही होती है रिग्रेसिव ऑटिज्म। तो डॉक्टर आयशा हमारे साथ बैठी हैं, डॉक्टर आयशा सनोवर, बिकॉज वी हैव टू डॉक्टर आयशा मेहराज एंड डॉक्टर आयशा सनोवर, तो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू डॉक्टर आयशा सनोवर, कि रिग्रेसिव ऑटिज्म जो है वो क्या है और वो कैसे आप उसको रूल आउट कैसे करें, ठीक है? So just sample number one, I think सबसे पहले तो ये कि जो हमारा न्यूअर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो इस तरीके से क्लासिफाई नहीं करता वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ESD, और पूरा स्पेक्ट्रम है उसके डिफरेंट। तो एक तो ये चीज़। दूसरी जो आप रिग्रेशन को एज ए फिनोमेना देखें तो उसका मतलब ये कि आपकी प्रोग्रेस हुई और उसके बाद आपकी प्रोग्रेस वापस चली गई, रिग्रेस हुई। तो बच्चे ने बोलना सीखा और फिर अब वो भूल गया या भूल जाए या समथिंग हैपन और वो नहीं बोलते। सो दिस इज रिग्रेशन। अब ये रिग्रेशन हम जब ऑटिज्म में ऑन एंड ऑफ देखते हैं बट नॉट वेरी सिवियर, पर जब एक बहुत ही ज़्यादा सिवियर हमें रिग्रेशन मिलती है तो फिर हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। सो दैट्स रिग्रेशन। एक और चीज़ के जिस पर हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करें कि ऑटिज्म रिलेटेड कोई बिहेवियर आ रहे हैं या कोई कोऑपरेटिव मेंटल हेल्थ कंडीशन बच्चे के साथ में मौजूद है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ऑटिज्म रिलेटेड बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, इनको डिफरेंशिएट अगर हम करना चाहते हैं कि या कोई कोमॉर्बिडिटी साथ में है जो मेंटल हेल्थ कंडीशन साथ में उसके एग्जिस्ट कर रही है या उसकी वजह से आ रही है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं पूछूंगी कि हम किस बिहेवियर कोर सिम्टम्स जो है ऑटिज्म के वो बिहेवियरल हैं कि दैट्स हाउ ब्रेन वर्क्स, राइट? उस मूवमेंट को कैसे करते हैं। अब वो बिहेवियरल हमारे जो सिम्टम्स है ऐसे लगते हैं कि इंटेंशनली बच्चा कर रहा है या वो इंटेंशनली उसके हाथ में है पर वो तंग कर रहा है हमें, तो हमें पहले ये फिगर आउट करना होगा कि बिहेवियर का मतलब हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर। दूसरा लॉट ऑफ टाइम जो ASD के बिहेवियर में प्रॉब्लम आता है वो आता है अपने आप को मारना, अपने आप को नोचना, किसी और को नोचना और बहुत ही ज़्यादा चीखें करना। दीज आर द बिहेवियर्स जो कि हम बहुत ही कॉमनली देखते हैं ऑटिज्म में। अगेन ऐसा नहीं है कि वो होंगे ही होंगे, राइट? समथिंग हैपेंस एंड देन द बिहेवियर कम। सो एंड दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि इन बिहेवियर्स को ना हम एज अ कम्युनिकेशन देखें कि ये बिहेवियर कुछ कम्युनिकेट कर रहा है हमें, एंड वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इट इज, राइट? सो ये टेम्पर टेंट्रम्स नहीं होते हैं, प्लीज आप इस चीज़ को ध्यान में आप जरूर रखें। टेम्पर टेंट्रम्स नहीं होते हैं, दीज आर मेलटाउन्स, और दोनों को जो है ट्रीट करने के लिए डिफरेंट। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि टेंट्रम और मेल्टडाउन, तो अगर टेंट्रम और मेल्टडाउन को आसानी से अगर आप समझना चाहें तो अगर आपकी मौजूदगी बच्चे के ऊपर असरअंदाज हो रही है, यानी आपका मौजूद होना या ना होना उसके टेंट्रम की इंटेंसिटी को या फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है तो वो टेंट्रम है। लेकिन अगर आपकी मौजूदगी असरअंदाज नहीं हो रही है और बच्चा फिर भी वही बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है, उसी बिहेवियर में इंगेज है, तो वो मेल्टडाउन हो रहा है। तो उसमें आपको सिर्फ उसकी सपोर्ट करनी होती है, उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं लगाती। अच्छा डॉक्टर आयशा, स्पेसिफिकली अगर हम इस चीज़ को देखें कि इनएप्रोप्रिएट लाफिंग, इनएप्रोप्रिएट क्राइंग एंड लाइट प्लेइंग, ये हम एसोसिएट करते हैं ऑटिज्म के साथ। बाद दफा बच्चा हाथ से खेल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटिज्म या फिर चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया प्रेजेंट है, इसको कैसे रूल आउट किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया जो उसके लिए बहुत
आपने जो अभी सिम्टम्स बताए, मैंने जैसे कहा ना कि कोर सिम्टम्स को हम पहले स्टैब्लिश करेंगे और फिर हम देखेंगे, जैसे होता है कि आपके प्राइमरी कलर होते हैं उसके पास दूसरे शेड उसमें, वैसे कोर सिम्टम्स को हम देखें, अगर वो है तो फिर हम उसकी फर्दर सिम्टम्स देखते हैं। इनअप्रोप्रिएट लाफिंग, इनअप्रोप्रिएट क्राइम, ये सिम्टम्स नहीं हैं। ये उस बच्चे को भी हो सकते हैं जो कि जिनको ऑटिज्म है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि न्यूरोलॉजी के साथ हमारी काफ़ी सारी कंफ्यूजन है। जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि धुंधलाहट है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे इस वक्त खड़े हैं जहाँ पे ऑटिज्म को हमें आगे कहीं लेकर जाना है, उनको फंक्शनल करना है, उनको इंडिपेंडेंट करना है, लेकिन हमारी नाकामी कहाँ हो जाती है कि जैसे डॉक्टर रमन ने भी मेंशन किया कि बच्चे के ऊपर बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की जा रही है, बच्चे को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो बच्चा उस तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा जैसा कि हम चाह रहे हैं। उन वजूहात के अंदर ये सारी रिग्रेशंस और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर एक एक्सपेक्ट आ जाता है गट का। तो डॉक्टर सलमान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सर, आपसे एक क्वेश्चन ये होगा मेरा कि आपके पास कितने केसेस जो है, क्योंकि ऑटिज्म जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया में सब इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, तो हमें कोई भी अपनी फैसले नहीं दे सकते इसके मुताबिक। तो आपसे क्वेश्चन करने का जो है वो ये है कि आपके पास कितने ऑटिज्म वाले बच्चे गट इश्यूज के साथ आ रहे हैं, और वो कौन सी कॉमन गट प्रॉब्लम्स हैं, और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, जो क्योंकि बाद में डॉक्टर के पास जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी और वजह से लेके पहुंचे होते हैं बच्चे को, और डॉक्टर जो है वो फिर आइडेंटिफाई करता है कि नहीं आपके पास ये अंडरलाइन प्रॉब्लम ये है, इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर के मसले भी हल होंगे। तो वो कौन से इशू है जी? पहली नंबर बात थी कि जो ऑटिज्म में जो आप डॉक्टर रमन ने या जो भी लेक्चर हुए हैं, तमाम चीज़ें जो हमने डिटेल से देखे हैं, जिसमें ये खुद को बाइट करना या दूसरों से लड़ाई झगड़ना, बार बार इधर उधर भागना, रोना, किराए करना, तमाम चीज़ें, इनका जो ये फिट्स होना बार बार, या जो इपिलेप्टिक फॉर्म्स, ये तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम न्यूरो की जो डिपेंडेंसी है ना, वो गट के साथ है ही है। जिस तरीके से लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा है कि बताया गया कि 9 से लेके 80% तक ये पूरा वेरी करता है कि गट रिलेटेड इश्यूज इन बच्चों में होती है। मेरा तो ये मानना है कि जो बच्चा आपका ऑटिज्म के साथ है, माइनर में आ रहा है या मॉडरेट में आ रहा है या सीवियर फॉर्म में जिसमें भी आ रहा है, उस बच्चे को लाइफ में गट के इश्यूज लाजमी होगा ही होगा। उसकी मेन वजह जो है ना, वो हमारे पास ब्रेन और गट की जो एक्सेस की कोऑर्डिनेशन है ना, वो उनकी डेवलपमेंट के हिसाब से इम्यून के रिस्पॉन्स के या इन्फ्लेमेशन हो रही है या जो डिसबायोसिस हो रही है, उसकी वजह से ये तकरीबन हर बच्चे को जो ऑटिज्म के साथ है उनमें ये प्रॉब्लम है ही है। तो मोस्ट कॉमन, अगर आप जीआई को वो नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, जीआई को आप नहीं देखेंगे, उसको एब्डोमिनल पेन फ्रीक्वेंट होता रहा, ये तमाम चीज़ें होती रही, तो आप चाहे एपिलेप्सी को मैनेज करें, ब्रेन को मैनेज करें, अपनी थेरेपी देते रहे, बच्चे में कोई चेंज वगैरह नहीं आएगा। एक नॉर्मल बंदे को पेट में दर्द हो, वो कभी खाना नहीं खाएगा, ये तय बात है। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो, डिसबायोसिस हो, गैसी एब्डोमेन हो, वो बंदा खाना नहीं खाता, और इवन कि वो हमारे बच्चे जो है जो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, जो बता भी नहीं सकते कि मुझे दर्द है, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, मैंने पिछले 5 दिन से 4 दिन से स्टूल पास नहीं किया, या मैं स्टूल पास कर रहा हूँ, मुझे पेन हो रहा है, हार्ड स्टूल है, या उनमें ब्लड आ रहा है। गट जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ऑटिज्म का। मैं कहता हूँ हर बच्चे को हमें स्क्रीन करना चाहिए इस गट के हवाले से, ताकि जो थेरेपी हम दे रहे हैं वो हमारा सक्सेसफुल हो। मोस्ट कॉमन जो सवाल मुझसे किया गया है, मोस्ट कॉमन जो हमारे पास होती है, ब्लोटिंग होती है, रेच करना होता है, नोजेटिक होते, वोमिटिंग कर रहे होते बच्चे, या कॉन्स्टिपेशन के साथ है, या लीकी कर बार बार वॉशरूम जाना, बार बार वॉशरूम जाना, स्टूल पास करना, तो ये मोस्ट जो कॉमन हमारे 3-4 जो है जीआई के इश्यूज, जो मदर को या जो फिजिशियन जिनके पास आ रहे हैं, भले जीआई इशू ना हो, लेकिन उनको जीआई इवैल्यूएशन लाजमी सवाल करने चाहिए मदर से कि बच्चे को इस तरीके से तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये प्रॉब्लम है तो साथ में आपको जीआई भी इशू रिजॉल्व करने होंगे। अदरवाइज आप जितनी भी थेरेपी दे दें, तमाम चीज़ें दे दें, वो आपकी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी कि आप एक बच्चा जो है गट इशू से मतलब कि वो उनको ना हो। तो ये जो मोस्ट कॉमन है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन है, लूज स्टूल हो रहे हैं, या जो है गैसी एब्डोमेन हो रहा है,
ये कॉमन प्रेजेंटेशन से या वोमिटिंग हो रही है, ये कॉमन मोस्टली जो है ना हम देख रहे होते हैं अपने जो आते हैं बच्चे। सर अगर करंट एविडेंस की बात की जाए तो अगर आप आम इसमें समझाने के लिए ये बता सकें कि एविडेंस क्या कहता है कि कौन सी चीज़ों से, क्योंकि हमारे बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन तो वैसे ही हो जाता है बच्चे को जब वो खाएगा, ठीक है, ये लिमिटेड टाइप की एक डाइट ले रहा है, खाली राइस पे है बच्चा तो प्लेन राइस पे ही चल रहा है, वो 8 साल का हो गया बच्चा, कोई सेमी फ्रूट पे चल रहा है तो सेमी फ्रूट पे ही चला जा रहा है, ठीक है, सेमी सॉलिड पे, ठीक है। तो अब ये जो इश्यूज हैं ये तो हमें आप बताएंगे, लेकिन अगर आप कोई कॉमन ऐसी चीज़ बता दें कि कौन सी कॉमन एलर्जीज हैं, कॉमन फूड्स हैं जिससे कोई एलर्जी हो रही है बच्चे को, तो एविडेंस क्या है, क्या रिसर्च से हमारे लिए कहती हैं, और कौन से टेस्ट अगर हो और कब आपको मेडिकली कब रेफर किया जाए और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास कब भेजा जाए, पीडियाट्रिशियन के पास भेजा जाए, कहाँ भेजा जाए बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपके जो ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनमें दो चीज़ों की एलर्जी वो बहुत ज़्यादा हाई देखी गई है। कुछ स्टडीज़ हुई हैं, उन्होंने तो जो है ना ये दो चीज़ों को अपने कहा है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे उनमें से इन डाइट को एलिमिनेट कर दें, जिसमें आपका सीरियल और कैसे जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं और जो आपके जो ग्लूटेन है उनको फ्री किया गया है। इवन कि उन्होंने रिस्पॉन्स देखा है कि 56% बच्चों में उनमें रिस्पॉन्स आया है। जो स्टडी की गई थी तकरीबन 500 के करीब उन्होंने स्टडी की है, तो उनमें जो देखा गया 56% जो है ना बच्चों में रिस्पॉन्स किया गया है। ये ज़रूर कहूँगा जो आपके बच्चे ऑटिज्म वाले आ रहे हैं तो उसमें सीरियल की स्क्रीनिंग लाजमी की जाए। जो भी बच्चा आपके पास आ रहा है, इवन GI सिम्टम हो या ना हो, तो आपने वो स्क्रीनिंग लाजमी मतलब भी करना चाहिए। दूसरा जो है डाइट रिलेटेड इश्यूज में, हाँ बहुत लिमिटेड डाइट होती है हमारे पास जो बच्चे होते हैं ईटर होते हैं, तो ये रोल जो है ना उसका है, मदर का है, या जो जनरल पेडिट्रिशियन के पास आ रहे हैं तो इनकरेज किया जाए मोर एंड मोर जो है ना वेराइटी ऑफ फूड को इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसमें से आपकी जो है जो डाइट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हाई फैट और लो कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है ये इफेक्टिव होते हैं बच्चे की इम्यून सिम्टम को, ताकि जितनी GI के सिम्टम कम होंगे उतना वो ओरल बच्चा मजीद लेना पड़े, मजीद लेता है। हम तो रिकमेंड करते हैं कि 4 to 5 वीक्स की जो है ना वो बनाए जाए, स्लॉट्स बनाए जाए, टाइम फिक्स किया जाए, उसी टाइम में उसी बच्चे को इसी में जो थेरेपी दे रहे हैं उसमें ये चीज़ इंक्लूड की जाए कि एक स्पेसिफिक टाइम मांग के हो, ताकि बच्चे को ये पता हो कि ये मेरा स्पेसिफिक टाइम खाने का ही है, इस वक्त ये 20 मिनट्स और आधा घंटा जो मम्मी है इस वक्त मुझे ये खाना देती है और उसमें ये तमाम चीज़ें जो है ना मुझे खानी है। तो इसके टाइम लाइन बनाए जाए स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि जब भी आए फारिग हुई अम्मी तो आपको पीट कर दूध दे दिया या आपको कोई चीज़ दी, तो स्पेसिफिक टाइम बनाई जाए जिसमें जो है ना प्रॉपर तरीके से फीड को इंट्रोड्यूस किया जाए। जितनी डाइट जाएगी उतनी जो है ना ग्रोथ भी अच्छी होगी, गट भी अच्छी होगी, और उसके अलावा जो है कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज है वो भी रिजॉल्व होंगे। अच्छा, इसमें I completely agree with Dr. Salman about the reality of the gut-brain axis। ये एक हकीकत है gut-brain axis कि इसमें बहुत पहले से ये था कि ब्रेन एक स्कल के अंदर एक आइसोलेटेड सा ऑर्गन है और मास्टर है जो पूरी जिस्म को कंट्रोल करता है। लेकिन अब ये हकीकत है कि हम जो खाते हैं और जो हमारे गट में जाता है वो हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, वो हमारे सोचने समझने की सलाहियत को मुतासिर ज़रूर करता है। इसीलिए डाइट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है? होता ये है कि ये जब भी हम डाइट लेते हैं तो उससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो हैं वो ब्लड में जाते हैं और वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके दिमाग में साइनेप्टोजेनेसिस में बहुत रोल करते हैं, साइनेप्सिस बनते हैं, नए कनेक्शंस बनते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उनकी जो है वो प्रोडक्शन में वो हेल्प करते हैं। तो अगर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो है वो दिमाग तक ना पहुंच पाए तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो हमारे बनेंगे नहीं। अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा गट जो है बच्चे का गट है, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मेरे गट में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया हैं गट में जो माइक्रोबायोम है हमारा, जैसे सलमान ने कहा डिस्बायोसिस हो जाए कि हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो कम हो जाएं और जो पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया वो ज़्यादा हो जाए, तो ये ब्रेन को मुतासिर कर सकते हैं।
इसको डिसबायोसिस कहते हैं कि एक यूबायोसिस होना चाहिए कि जो है अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया जो इफेक्टिव बैक्टीरिया हमारे गट में उनका एक बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है और ये गट डिसाइड करता है, ये डाइट डिसाइड करती है गट। अब सवाल ये है कि फर्ज करें डॉक्टर आयशा मिनाज ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन शुरू में डेवलपमेंट ब्रेन की डेवलपमेंट, तो मेरा सवाल ये है क्या माँ की जो गट में जो ऑर्गेनिज्म है, जो फ्लोरा है, क्या वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटल लाइफ में ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है? मेरा गट तो मेरे ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, बच्चा जब पैदा हो गया उसका गट उसके ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, क्या माँ का जो गट है क्या वो ब्रेन डेवलपमेंट को फीटल लाइफ में अफेक्ट करता है या नहीं? दिस इज अ क्वेश्चन। So this question is answered by a very important research that was significant research that was done. अब उसमें क्या किया कि माओं को 3 किस्म की डाइट्स दी, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक को मेडिटेरेनियन डाइट थी, मेडिटेरेनियन डाइट में ये बैलेंस डाइट होती है, ये निवाले बनाने वाली डाइट नहीं होती जिसमें रोटी के साथ चपाती के साथ जो हमारे ट्रेडिशनल निवाले बना के, निवालों वाली डाइट नहीं होती, वो फोर्क वाली डाइट होती है और उसमें जो है वो बैलेंस डाइट होती है, पोर्शन होते हैं, फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का इक्वल पोर्शन होता है। तो एक ग्रुप को वो दिया गया, एक ग्रुप को दिया गया आपकी कीटोजेनिक डाइट मदर्स को, जिसमें हाई फैट प्रोटीन एंड लो कार्ब, नो कार्ब। अच्छा, तीसरे ग्रुप को दिया गया था वेगन डाइट, जिसमें सिर्फ ये ग्रीन्स और ये वेजिटेबल्स और ये जो वेगन डाइट है, तीसरे माओ को, प्रेग्नेंट वुमेन को ये दिया गया। अब ये देखना था कि इनके बच्चों को जो है वो क्या रिस्पॉन्स आता इस डाइट से। अब ये कैसे देखें? अब बच्चा पैदा हुआ, जब बच्चा 3 महीने का हुआ उसकी करनी थी असेसमेंट। अब ये देखना था कि इस 3 डाइट में जो माओ ने खाई थी उसने बच्चे को कैसे इम्पैक्ट किया ब्रेन डेवलपमेंट। तो उसकी स्ट्रेटेजी ये निकाली गई कि 3 महीने के बच्चों की EEGs की गई, ठीक है, 3 महीने के बच्चों की EEGs की गई और वो बड़ी वो हाई उसकी रेजोल्यूशन वाली जिसको कहते हैं कि जिस तरह पिक्चर्स होती हैं उसी तरह की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की EEGs है, और उन्होंने टेम्पोरल लोब पे रोक लगाया और माँ ने जो है वो बच्चे को आवाज़ दी, यानी माँ की आवाज़ को पहचानना देखना था कि क्या बच्चा पहचानता है नहीं। जब माँ बच्चे को आवाज़ देती 3 महीने के बच्चे को, तो वो उसमें ना एक एक्टिविटी आती थी EEG में, इसको कहते हैं इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल। इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल ये होते हैं कि कोई इवेंट हुआ और उसकी EEG में कोई जो है ना वो एक्टिविटी आ गई। तो इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल्स जो होते हैं ये चेक कर रहे थे वो 3 महीने में। तो उनमें पता लगा कि जो मेडिटेरेनियन डाइट्स देती थी मदर्स, उनमें बहुत फ्रीक्वेंटली ये बच्चों में इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल्स आ रही थी। इसका मतलब बच्चे का दिमाग इतना अच्छा ग्रो कर रहा था कि वो माँ की आवाज़ को 3 महीने में अच्छी तरह पहचान रहा, बहुत फ्रीक्वेंटली पहचान रहा। लेकिन जिन्होंने वेगन डाइट्स ली और जिन्होंने कीटोजेनिक डाइट्स ली, उनमें ये जो ब्रेन की जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो उसमें इतना अच्छा नहीं पहचान पा रहे थे। तो उन्होंने स्टडी को कंक्लूड इस तरह किया कि न सिर्फ बच्चे का गट की जो माइक्रोबायोम है वो बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि माँ का जो है गट, माँ प्रेगनेंसी में क्या खाती है, वो अपनी डाइट की किस तरह केयर करती है, वो किस तरह बैलेंस डाइट लेती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेती है। एक और स्टडी कहती है कि अगर हम दुनिया से जिंक, आयोडीन और आयरन, इन 3 चीजों की डेफिशिएंसी खत्म कर दें तो हमारा IQ 10 ज्यादा हो जाएगा। यानी अगर मेरा IQ 80 है तो वो 90 हो जाएगा, और अगर मैं IQ 110 है मेरा तो वो 120 हो जाएगा। तो ऑन एवरेज if we remove the deficiencies of iodine, iron and ये zinc, so the IQ goes up by 10। तो बहुत जरूरी है कि माओं की डाइट का ख्याल रखना। तो हम जब हम अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं ना, सवाल आता है अर्ली इंटरवेंशन का मतलब क्या? हाउ अर्ली? as early as taking care of the mother's diet, as early as 3 weeks, जहाँ पे उसका ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है।
थैंक यू वेरी नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू। जैसे हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, रिग्रेशन की, ऑटिज्म से रिलेटेड, गट से रिलेटेड, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन क्या हमारे इर्द गिर्द के माहौल के अंदर अगर एब्यूजिव एनवायरनमेंट होता है तो उसका असर बच्चे की नशोनुमा पे कैसे होता है? डॉक्टर हर्षा तनाज। थैंक यू एलिया। जैसे हमारे सारे स्पीकर्स पैनलिस्ट बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट का कितना असर होता है बच्चे के जहन पे, ग्रोथ पे और नशोनुमा पे। तो जितना इन्वायरमेंट कंड्यूसिव होगा, चाइल्ड फ्रेंडली होगा, उतना ही न सिर्फ बच्चे की ग्रोथ और उसके नशोनुमा पे करेगी असर, बट ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट करेगा एक गुड फैमिली में भी। इन्वायरमेंट अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, वहाँ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन बहुत है। हमारे साइकियाट्रिस्ट को भी जो है जो साइकोलॉजिकल को भी वो वेयर आउट करेंगे कि इस वक्त हमारे जो पेरेंट्स थे